थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। आई होप आपको पता हो, इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस चैनल को देते हैं और आप एवरी वीक शो पे ट्यून इन करते हैं। जिस तरह मैं आपसे बोलता हूँ कि इमिग्रेशन विद तारिक को अगर आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे लोग बाद में कांटेक्ट करते हैं और सर्टेन इश्यूज रेज करते हैं कि तारिक भाई इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना लें, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो भी आपके लिए प्रेजेंट करूँ। तो प्लीज़ उसको फॉलो किया कीजिए। उसमें ये होता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आपने बाद में मुझसे सवाल पूछे होते हैं जो शो के दौरान मैं जवाब नहीं दे सकता, उनकी बेसिस पे मैं फिर वीडियोस बना लूँ। कॉल्स का सिलसिला तो चलता रहेगा। कपल ऑफ अनाउंसमेंट, जिस तरह आपको पता है, आई थिंक अक्सर मुझे कभी कभी लोग कॉल करके पूछ भी लेते हैं कि तारिक भाई आपका क्या शो एवरी वीक होता है? तो यस, हमारा शो टीवी के ऊपर एवरी वीक लाइव होता है थर्सडे, और मैं हमेशा जो टाइम रखता हूँ वो 6 to 7 रखता हूँ। अगर कभी किसी वजह से शो ना हो सके, ऑफ कोर्स आपको पहले पता चल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा होती है कि हम लोग एवरी थर्सडे लाइव शो करें। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले कपल ऑफ थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक चीज मुझे पूछी जाती है कि जी अगर एक ओवरस्टेयर या इलीगल पर्सन शादी करता है किसी शख्स से इधर, तो किस तरीके से वीजे की असेसमेंट होती है। देखें, अपेंडिक्स एफएम के अंडर, बिकॉज जब आप किसी भी ब्रिटिश इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसको रेफ्यूजी स्टेटस है या जो यूरोपियन है जिनके पास 5 साल का वीजा है, अगर आप उनके साथ शादी करते हैं तो जो एप्लीकेशन आपकी जाती है वो अपेंडिक्स एफएम के अंदर जाती है। अब अपेंडिक्स एफएम के अंदर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जी आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी वैलिड रिक्वायरमेंट जिसमें रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह आती है। लेकिन शुरू की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपके पास वीजा होना चाहिए। अब जो लोग इस मुल्क में ओवरस्टेयर बन जाते हैं या इलीगल होते हैं, मतलब ओवरस्टेयर ही टेक्निकली बाद में इलीगल बन जाते हैं, कुछ लोग आती वीजे के बगैर हैं, तो जारी बात है कि वो पहले हर्डल पे फेल हो जाते हैं बिकॉज उनके पास वीजा नहीं होता। तो ऐसे लोग जब शादी करते हैं और कोई एप्लीकेशन डालते हैं, तो जो कंडीशन उनको मीट करनी पड़ती है वो दो में से एक है, जिनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। यानी कि जो होम ऑफिस है वो कहता है कि आप अपेंडिक्स एफएम के अंडर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आया आप इन दो एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन पे फॉल तो नहीं करते, और अगर आप इन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो फिर देयर इज अ गुड चांस कि वो आपको वीजा दे देंगे। तो जो पहली बड़ी पॉपुलर एक्सेप्शन है जो बड़े लोगों को पता भी है वो ये है कि जी अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है किसी भी क्वालिफाइंग चाइल्ड की, तो होम ऑफिस कहता है कि जी हम आपको वीजा दे देंगे, सब्जेक्ट टू कि आप ये प्रूव कर दें इट इज अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जरूरी नहीं कि बच्चा आपका हो, एज लॉन्ग एज यू आर द स्टेप फादर, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर का पहले भी कोई बच्चा है, यू कैन ऑल्सो स्टेप इन टू द शूज ऑफ अ फादर, और वो चीज होम ऑफिस कंसिडर करता है।
हम लोगों को कॉल आई है, लेट्स टेक द कॉलर, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक्चुअली आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने थे। जी जी एक्चुअली मैं स्पाउस वीजा पे हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं। जी तो मेरी ILR ड्यू है नेक्स्ट ईयर। जी तो एक्चुअली मसला ये है कि इस वजह से ये पूछना था कि मेरे अब लास्ट ईयर हम गए थे पाकिस्तान। 4 वीक्स का हमारा टिकट था, लेकिन बिकॉज ऑफ वो रेड लिस्ट और वो जो फ्लाइट हमारी कैंसिल हुई है, तो हम जो है मार्च में गए थे और सितंबर में वापस आए हैं। तो नियरली अबाउट 5 मंथ्स में बाहर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो मैंने सुना है कि मैं ILR के बाद फौरन अप्लाई कर सकती हूँ सिटीजनशिप के लिए। तो क्या मुझे कोई मसला तो नहीं होगा कि मैं इतना टाइम बाहर नहीं हूँ स्पाउस वीजा पे? तो इसका कोई इफेक्ट मेरे ILR या सिटीजनशिप पे नहीं पड़ेगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने लेवल 7 डिप्लोमा किया हुआ यहाँ से, तो क्या मुझे फिर भी इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा ILR के लिए? ऑलराइट, ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। पहले हम जवाब देते हैं सेकंड सवाल का। जो बात आती है आपके इंग्लिश टेस्ट की, एग्जेम्प्ट इंग्लिश टेस्ट मेनली क्वालिफिकेशन पे उनको है जिनकी या तो बैचलर्स डिग्री है इधर से, या मास्टर्स डिग्री है, या अपनी होम कंट्री से उन्होंने इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री एक कोर्स किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, एंड इट वाज टॉट इन इंग्लिश। जो आपको एक बॉडी है जो पहले उसको यूके नारिक बोलते थे, अब उनका डिफरेंट नाम हो गया है, अब टॉप ऑफ माई हेड वो नाम नहीं आ रहा, जिनको आपको अपनी एफिलिएशन उनसे प्रूव करवाना पड़ता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वो मुझे एग्जाम्प्ट इंग्लिश टेस्ट से। लेकिन क्योंकि आपने लेवल 7 किया है, लेवल 7 मुझे पता है क्या चीज़ होती है, लेकिन ये एक सेल्फ डिग्री नहीं है जो बैचलर्स या मास्टर्स आपको चाहिए। तो आपके सिनेरियो में आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा अपने इंडेफिनिट के लिए, जिसमें लाइफ इन द यूके और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट नेचुरलाइजेशन के वक्त आप उन्हीं टेस्ट को दोबारा यूज कर सकती हैं। अब आ जाते हैं नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की। देखें, जो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है वो मेनली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के वक्त ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। तो उसमें यह है कि जब आपका इंडेफिनिट हो जाएगा अगले साल और आप अप्लाई करेंगे नेचुरलाइजेशन के लिए, बिकॉज अगर आपके हस्बैंड ब्रिटिश हैं तो इनडेफिनिट के बाद आपको 1 साल इनडेफिनिट पे वेट करने की ज़रूरत नहीं जो बाकी सारे लोगों को होती है। आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकती हैं नेचुरलाइजेशन। जब आप नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक और जो बड़ी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट इस मुल्क में पूरी कर लें नेशनैलिटी के वक्त, जिसमें से अपार्ट फ्रॉम के 5, अगर आप 3 ईयर की बेस पे या 5 ईयर की बेस पे कर रहे हैं तो कितने अरसा आपने इस मुल्क में गुजारा है। तो उसमें एक जो पीरियड पूरे 3 या 5 ईयर का काउंट होता है और एक लास्ट 12 मंथ का काउंट होता है। तो उसमें वो ये देखते हैं कि जी अगर 90 दिन आपने 90 दिन से ज्यादा मुल्क से बाहर गुजारे हैं तो 90 दिन तक तो वो माफ करते हैं। और अगर उनकी पॉलिसी देखी जाए होम ऑफिस की, तो उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में या अगर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो 100 डेज तक भी हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर 100 से ऊपर है तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि डिस्क्रेशन मेरे फेवर में इस्तेमाल करें। कोविड या ऐसी चीजें जो कि बियॉन्ड माय कंट्रोल थी, मैं मुल्क से बाहर रही हूँ। तो आपका जो पीरियड है 5 मंथ का, वो तो टेक्निकली अभी है ना, जो ऑलमोस्ट 150 डेज बनते हैं। आपने देखना है कि जब आप ILR अप्लाई कर लेंगी, जितनी देर में आपका डिसीजन आता है, अनलेस यू टेक प्रीमियम सर्विस, और उसके बाद जब आप सोच रही हैं नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डालने का, जिसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, उधर क्लॉक बंद करके 12 महीने पीछे जाएं और देखें कितना अरसा आप मुल्क से बाहर थी। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बट येस, रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात करें, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे देंगे आपके पीरियड्स लिख के कि आपको पता चल जाएगा कि आया आपको नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डालनी चाहिए या नहीं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि क्या डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल होगा या नहीं। बिकॉज कोविड की वजह से होम ऑफिस ये जो एब्सेंसेस है उस पर काफी डिस्क्रेशन इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स कर रहा है। बिकॉज सारी बात है, कोविड के पीरियड के दौरान इट वाज हाईली रिकमेंडेड कि लोग ट्रैवल ना करें। तो होम ऑफिस देखने में तो यही आया कि डिस्क्रेशन फेवर में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन नोइंग द एग्जैक्ट डेट्स, नोइंग कितने अरसे कौन सी डेट्स रेलिवेंट है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। आपको जरूर जाके इस पर अप्रोप्रिएट एडवाइस लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं जिस तरह आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आपकी एज एन ओवरस्टेयर शादी होती है
तो वन ऑफ द वेल नोन एक्सेप्शन है कि जी अगर आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है एक क्वालिफाइंग चाइल्ड के साथ, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उसमें यही बात कर रहा था कि जो पेरेंटल रिलेशनशिप है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल आप ही फादर हो या मदर हो उस चाइल्ड के। इफ़ यू आर द स्टेप पेरेंट, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो सेकंड कंडीशन होती है क्वालिफाइंग चाइल्ड की, वो ये होती है कि आपको ये प्रूव करना होता है इट वुड बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, जो एट द एंड ऑफ द डे इतना मुश्किल नहीं होता बेस्ड ऑन के जिनसे आप केस डाल रहे हैं अगर उनका इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन के ऊपर। साथ हम एक कॉल भी ले लेते हैं, फिर मुझे टाइम मिला तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जी। अपना सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, तो मैंने जवाब सुना, तो मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ। आपने ये बोला कि लेवल 7 का मैंने किया हुआ। बेसिकली मैंने लेवल 7 किया था कॉलेज से, और ये पीजीसी प्रोफेशनल डिग्री है टीचर्स के लिए। तो मैं अपने स्पाउस वीजा के लिए वही डिग्री यूज करती रही हूँ, और वो एक्सेप्ट करते रहे हैं। मतलब दोनों एक्सटेंशन मेरी पे स्पाउस वीजा की, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। तो आई यूज दैट डिग्री एंड दे एक्सेप्टेड इट। तो मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आपने बोला कि आईएलआर के लिए मुझे B1 करना पड़ेगा, तो क्या आईएलआर के लिए मेरी वो डिग्री इंग्लिश वाली काउंट नहीं होगी? क्योंकि मैंने यही इसी यूनिवर्सिटी बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से वो की थी क्वालिफिकेशन। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा मुझे आप थोड़े क्लैरिफाई कर देंगे, क्योंकि कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ओके, बड़ी मेहरबानी। आई डू अपोलोजाइज क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि आपकी कौन सी डिग्री है। देखें, सिर्फ मुझे अभी ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे याद नहीं है, तो आपको बाद में मुझे कांटेक्ट करके बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी, बिकॉज एक सर्टन लेवल 7 है जो टीचिंग के अंदर मिलता है। आई थिंक अगेन मुझे उसको चेक करना पड़ेगा कि वो होम ऑफिस ने कहा है कि हम मानेंगे, लेकिन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू यू बिकॉज एट दिस टाइम मेरे पास आपकी डिग्री की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दूं। अगर आप मुझे वो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट दिखा देंगी, देन इट बी मच बेटर, बिकॉज मैं फिर चेक कर सकता हूँ होम ऑफिस की वेबसाइट से कि आया जो आपके पास लेवल 7 है टीचिंग का, वो उस आप समझ लें एग्जेम्प्ट क्वालिफिकेशंस के अंदर आता है या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली विदाउट लुकिंग एट द डिप्लोमा मैं नहीं बता सकता कि वो जो एग्जेम्प्ट छोटी सी लिस्ट है क्वालिफिकेशंस की, उसमें वो आता है या नहीं आता। सो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। तो हम बात कर रहे थे क्वालिफाइंग चाइल्ड की। तो जो क्वालिफाइंग चाइल्ड होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, या ब्रिटिश चाइल्ड इज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, या जिस बच्चे ने इस मुल्क में 7 साल गुजार लिया। बच्चे का मतलब अंडर द एज ऑफ 18, और जो 7 ईयर का पीरियड है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो यहाँ पैदा हुआ हो बच्चा, बेशक अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ एंड ही और शी वाज बोर्न अब्रॉड, एज लॉन्ग एज उसने 7 साल इस मुल्क में गुजार लिए हैं, दैट इज डीम्ड एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि जी जिसके पास इनडेफिनेट बच्चे के पास होता है वो भी क्वालिफाइंग चाइल्ड है। ये बात नहीं है, बिकॉज कोर्ट्स ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि जी जो क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ दो तरह के बच्चे आते हैं, जो या ब्रिटिश सिटीजन हैं बच्चे, या जिन बच्चों को 7 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क में। तो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन वाला बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड कंसिडर नहीं होता। तो जो सबसे पॉपुलर एक्सेप्शन है वो यही वाली है जिसमें लोग बच्चों की बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर उन्होंने शादी भी कर लिया या उनका अपना बच्चा हो जो क्वालिफाइंग चाइल्ड है, या उनकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई बच्चा है पार्टनर के साथ जो क्वालिफाइंग चाइल्ड है, तो लोग पेरेंटल रिलेशनशिप की बेस के ऊपर वीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे पॉपुलर रूट होता है। ज्यादातर लोगों को इसी का पता होता है। अब आ जाते हैं जो सेकंड रूट है, एक्सेप्शन है, जो कि लिटिल लेस नोन है लोगों को। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बड़े लोग उस पर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि जो सेकंड एक्सेप्शन है, अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आप या किसी ऐसे पर्सन से शादी करते हैं जो अपेंडिक्स FM की पार्टनर डेफिनेशन में आता है, तो उसमें जो सेकंड है वो एक्सेप्शन है, वो है इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, उसका नाम यूज होता है लॉ के, जिसमें आपने बताना है कि क्या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल होंगे आपको और आपकी पार्टनर को, या आपके पार्टनर को अपनी फैमिली लाइफ को कंटिन्यू करते हुए अपनी होम कंट्री में। तो ये चीज आपको प्रूव करनी होती है। इसका थ्रेशोल्ड बड़ा प्रिसाइस है, इन द सेंस कि अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें, तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि कौन सी चीज थ्रेशोल्ड को मीट करती है और कौन सी चीज थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करती।
मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूं और वो कहते हैं कि जी मेरे जो पार्टनर हैं सारी उम्र, मैं इस एग्जांपल को देता हूं कि जी किसी से मैं रिसेंटली मैं कहा जी मेरी पार्टनर यहीं पैदा हुई है, सारी उम्र इधर रही है, एंड शी इज नेवर बिन अपनी होम कंट्री। तो ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है। अनफॉर्चुनेटली कंट्री की चॉइस के आप कहाँ रहना चाहते हैं, दैट इज नॉट इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके इसके ऊपर मशवरा लें, बिकॉज वो आपसे जब पूछेंगे कि अच्छा जी बताएं क्यों आप समझते हैं कि आप ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं, जब आप उनको बताते हैं हालात तो वो फिर आपको सही गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं एटलीस्ट कि भाई आपके केस में मेरिट भी है या नहीं। बिकॉज मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, उनको कोई क्लू नहीं होता एप्लीकेशन के वक्त कि जी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल था क्या, बस सिंपल बात करते हैं ओ जी बस जी वो इधर ब्रिटिश हैं तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। दैट इज नॉट द टेस्ट। आपको इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट मीट करना होता है और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करें ये एप्लीकेशन की, तो आप उसमें सारा बताएं होम ऑफिस को कि जी ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से मेरी पार्टनर और मैं होम कंट्री जाके नहीं रह सकते, हमें यहीं से वीजा दिया जाए। अब इसमें कुछ मिथ्स हैं यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। पहली लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ये है जी ये अपेंडिक्स एफएम के अंदर के जो लोग ऑलरेडी ईयूएसएस डिपेंडेंट वीजे पे हैं वो भी अपने किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। द आंसर इज नो, बिकॉज जो अपेंडिक्स एफएम के अंदर अमेंडमेंट हुई है रिसेंटली कुछ अर्सा पहले अपेंडिक्स ईयू के साथ ही ब्रेक्सिट के बाद, वो अमेंडमेंट यही हुई है कि जो लोग प्री सेटल स्टेटस के ऊपर हैं 5 साल के वीजे पे एंड यूरोपियन नेशनल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए अब, और वो अपेंडिक्स एफएम के अंडर आएंगे, यानी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और बाकी सारी रिक्वायरमेंट उनको मीट करनी होती है। लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे बड़ी कॉल्स आती थी कि जी हमने सुना है कि जो यूएसएस के 5 साल के वीजे पे चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी और नेशनैलिटी का है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, लेकिन एज लॉन्ग एज उनके पास यूएसएस स्कीम के तहत 5 साल का वीजा है वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। दैट इज रॉन्ग। अगर आप अपेंडिक्स एफएम और से पढ़ें जो उन्होंने डेफिनेशन अपडेट की है, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है जी अगर आप लोग यूरोपियन नेशनल है और आपके पास ईयू सेटलमेंट स्कीम का 5 साल का वीजा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए। एक कॉलर है उनकी तरफ चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब से बात कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल, आप डायरेक्ट शो पे बात करें, अपना सवाल पूछ लें और आप टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज। अच्छा, वो पाकिस्तान से हमारे मेहमान आए हुए हैं विजिट वीजा पे, जी ब्रदर और उनकी वाइफ और बच्ची। जी ये पूछना है कि वो ऐसा सेटअप है कि यहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सके, कोई ऐसा कोई सेटअप कोई उसके लिए हम आपको वो यहीं रहे आप पाकिस्तान जाए? ओके, बड़ी मेहरबानी। देखें पहली बात है कि जो लोग विजिट वीजे पे आते हैं यहाँ कोई उनके लिए एक्सटेंशन नहीं है। तो अनलेस खुदा ना खास्ता उनकी कोई जान को खतरा है और वो समझते हैं कि जी अगर हम वापस गए तो हमारी जान खतरे में है, तो वो लोग फिर असाइलम करते हैं। लेकिन प्लीज असाइलम का बड़ा हाई रेशियो होता है रिफ्यूजल का, और वन ऑफ द रीजन असाइलम का हाई रेशियो है रिफ्यूजल का क्योंकि लोग को समझ नहीं आती कि सिर्फ ये बोल देना मेरी जान को खतरा है इज नॉट असाइलम। आपके और भी बड़ी कंडीशंस हैं असाइलम की जिसको मीट करना होता है तो फिर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। तो अगर खुदा न खास्ता उनको ये सिनेरियो है कि उनकी जान को खतरा है, जो कि नई बात होगी बिकॉज आपने ये बात मुझसे जिक्र नहीं किया, तो मैं कहूंगा किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उनसे मशवरा करें कि क्या ये रेफ्यूजी स्टेटस में आते हैं या नहीं, अगर उनकी जान को खतरा है। उसके अलावा देखें इस मुल्क में जो विजिट पे आते हैं वो वापस ही जाते हैं, उनको चाहिए कि विजिट से वापस जाके बड़े और वीजे हैं जो लीगली बंदा हासिल कर सकता है इस मुल्क में आने के लिए और यहाँ सेटल होने के लिए। तो इनको चाहिए कि उन वीज़ों के पीछे थोड़ी सी रिसर्च करें और देखें कि वो किस तरीके से उन वीज़ों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन विजिट पे आके यहाँ आप अगर ओवरस्टे करेंगे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ महंगाई कितनी है और अगर आपको काम की इजाज़त ना हो तो लिविंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो
बेहतर तो ये है कि वो वापस अपने मुल्क जाएं जहां से आए हैं और वहां से प्रॉपर एंट्री क्लियरेंस लेके आए ऐसे वीज़ों पे जिसके पास उनकी सेटलमेंट हो सकती है, मोर देन वन फॉर दैट पर्पस। तो आई थिंक उनको थोड़ा रिसर्च करके प्रॉपर वीज़ों के ऊपर आना चाहिए, रादर देन कि वो विजिट पे आए हैं तो सोचें कि जी हम यहाँ ओवर स्टे कर लें। बिकॉज अगर प्रॉपर वीज़े पे आएंगे तो लाइफ भी अच्छी होगी, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 ईयर्स के बाद सर्टन इन कैटेगरीज में और एक दो में तो एक में खास तौर पे 3 साल के बाद भी आप सेटलमेंट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं सिर्फ ये साथ साथ चेक कर रहा था कि मैंने इरफान को कहा था क्योंकि हम लोग ब्रेक 30 पे करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ा सा और एक दो बातें आपसे कर लूं, फिर हम नियर इनफ 25 26 पे मतलब 27 पे ब्रेक पे चले जाएंगे, लेकिन मैं वो आपको बता दूंगा। तो जो मिथ्स की हम बात कर रहे थे कि क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, तो एक तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये बता दी। सेकेंड, लोगों को जी ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इन लोगों को एक होता है कि जी अगर मैं ओवरस्टेयर हूं, जब मैं काउंसिल में कांटेक्ट करूंगा शादी के लिए तो मुझे ये परेशानी है कि काउंसिल में होम ऑफिस आके मुझे उठा के ले जाएगा और मैं डिटेन हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स ये एक पॉसिबिलिटी बड़ी रियलिस्टिक है, बिकॉज अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई होम ऑफिस के साथ देन, और आप रिपोर्टिंग भी नहीं करते, तो और आप एकदम अगर होम ऑफिस को जाएगा काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन कि आप शादी करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स होम ऑफिस कैन टेक द व्यू कि जी हमसे तो कभी रिपोर्टिंग करने आए नहीं, कोई एप्लीकेशन डाली नहीं, तो आप शादी करने जा रहे हैं तो चलो जाके इसको इंटरव्यू कर लेते हैं या इन सर्टन केसेस डिटेन कर लेते हैं, जो कोविड से पहले बड़ा रेगुलर होता था। तो एक कॉलर ले लें, फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तारक तो जी मैं आप मुझसे बात कर रही हैं, आप अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज। भाईजान, मैं केस बयास में आए हैं 2011 में कैसा जी मैं केस बयासी इसी पे अपने पुत्र बयासी दो बार केस बया, दो बार फीस कर छुड़िया था, फिर दो बार फीस की अपील फीस कर छुड़िया ने, फिर दोबारा हमारे पुत्र कोई केस बन गया, जेल आ गया, 2 साल 3 साल रहा उधर। हमारे भाई केस बया होता है, तो केस बया हुआ 2 साल हो गए ना, तो उन्हें फीस कर छुड़िया, फिर सब अपील की अपील फीस कर छुड़िया, उन फीस राइट मंगाई अगली हाईकोर्ट जाने नहीं, 8 महीने की फीस की अपील 8 महीने और मंगने से ज्यादा तो ना कोई ज्यादा तो देने कितना अर्सा लगना है। ओके जी, बड़ी मेहरबानी। देखें जहाँ तक बात होती है केस के मेरिट की, वो तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप केस को परस्यू करें आगे जाके, तो ये ज़रूर पूछे कि जी केस में मेरिट क्या है, कि आया ये जो हम इतना पैसा लगा रहे हैं एंड में वीज़ा मिलने की उम्मीद क्या है। देखें गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम अगर आर्ग्यूबल केस है तो आप उसको परस्यू करें, अगर आर्ग्यूबल केस नहीं है तो उसको परस्यू ना करें, आपके पैसे ज़ाया होते हैं। वो आपको कोई कॉम्पिटेंट पर्सन ही बता सकता है कि जी पेपर पढ़ के कि आया आपके केस में कोई, वो पंजाबी कहते हैं, दम है या नहीं है। जहां तक बात है वेटिंग पीरियड की, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री अपील डाली हुई है, यानी कि एप्लीकेंट कंट्री से बाहर, और आपने फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में अपील डाली हुई है, तो बड़े आराम से 6 to 7 8 मंथ्स लग रहे हैं इस वक्त मिनिमम उस हेयरिंग को आगे जाने में और फिर इवेंचुअली लिस्ट होने में। और अगर आपने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाली हुई है तो वो नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स के अंदर हो जाती है। तो मुझे ये नहीं पता कि अब आप किस स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर हैं, बिकॉज आपने कहा जी कि 2 दफा मेरा केस रिफ्यूज हुआ, ये वाला जिसकी आप बात कर रहे थे। तो होता ये है कि अगर होम ऑफिस रिफ्यूज करता है और राइट ऑफ अपील देता है तो आप फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में जाते हैं, और अगर आप वहां हार जाएं तो फिर आप फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल और फिर अपर ट्राइब्यूनल में रिव्यू एप्लीकेशन डालते हैं। और अगर आपको राइट ऑफ अपील ना मिले तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू डालते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि आप किस साइड ऑफ द अपील के ऊपर हैं कि मैं ये बता सकूं कितना टाइम लगेगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि पेशेंटली वेट करें। लेकिन कम से कम जब वो जुडिशरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो प्रोसेस इज मच क्विकर देन जब होम ऑफिस आपको वेट कराता है, जो कि आजकल बड़ी कॉमन थीम है कि होम ऑफिस का बड़ा टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल से कॉल्स का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हम अब चलते हैं एक ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह ताला में जो आपसे इम्पोर्टेंट बातें करनी है, जो हम बात कर रहे थे कि ओवरस्टे लोगों के बारे में जब वो शादी करते हैं क्या मिथ्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम इशू रेज करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर मैंने एडिक्वेट मेंटेनेंस के बारे में मुझे किसी ने कहा था, तो हम उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। पहले जिक्र कर रहे थे उन उन चीज़ों की जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी अगर कोई इलीगल या ओवरस्टेड बंदा जब शादी कर लेता है, तो अभी हम वो वाली बात कर रहे थे कि जब एक ओवरस्टेड बंदा
शादी करता है तो वन ऑफ द थिंग उनको कंसर्न होती है कि जी अगर हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपने नाम को रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे, आया होम ऑफिस आके में उठा के ना ले जाए। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे तो जारी बात है होम ऑफिस की नज़र में आप absconder होते हैं, और वो कभी कभी अनॉयड होते हैं कि जी हमारी तरफ तो कभी इसने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, अब काउंसिल में जाके ये कोशिश कर रहे हैं शादी करने की। हर एक के साथ नहीं होता, ये बात मैं क्लियरली बता लूं, बट देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। एक कॉलर है, हम उनकी कॉल भी साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछ लें। मुझे ये पूछना था अपने बर्मिंघम से अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था कि उनको 7 मंथ हो गए वीजा भेजा अप्लाई किया था ना, तो अभी 7 महीने भी खत्म हो गए, तो अभी तक हमारे इसकी तरफ से कुछ नहीं मिला। ऑलराइट, थैंक यू। उसमें फैमिली लाइफ रहना, वैसे बच्चे सारे ब्रिटिश है हम, लेकिन सिर्फ मेरे हस्बैंड का केस है। तो आपका सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा? जी जी, कि क्यों ये इतना लेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 7 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। देखें, एक बात, अगर आप मेरा शो फॉलो करते हैं, मैं हर एक को बोल रहा हूँ कि इस वक्त 8 मंथ्स टू 14 मंथ्स बड़ा नॉर्मल है। यूक्रेन में जो हो रहा है और जो होम ऑफिस की बाकी पॉलिसीज हैं, जो बाकी इश्यूज होम ऑफिस को हो रहे हैं, तो होम ऑफिस इस वक्त बिजी बहुत ज्यादा है। अगर किसी का पहले आ जाता है वीजा, गुड लक, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर जारी बात है कि आपको प्रीमियम सर्विस अप्लाई करना चाहिए, लेकिन 12 से 14 महीने बड़ा नॉर्मल है इस वक्त। अगर उससे पहले आता है एक्सीलेंट, नहीं आता तो प्लीज आप पेशेंटली वेट कर लें। दिस इज ऑल आई वुड से टू यू, के प्लीज वेट कर लें आप डिसीजन के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तारिक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से, अपना सवाल पूछ लें। जी अच्छा तारिक भाई, मैंने ये पूछना था कि मैं बेसिकली इधर स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी डिग्री खत्म हो तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ अपनी कन्वोकेशन पे? ठीक है, थैंक यू जी। तो ये काइंडली मुझे इस बारे में अपडेट कर दें और ये भी बता देना कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, अगर बुला सकते हैं तो। ऑलराइट, थैंक यू जी। आपकी कॉल का देखें, पेरेंट की रीज़न क्या, यानी कि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जी आपकी डिग्री मिलने लगी और आप जब उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो कंफर्मेशन भी दे देंगे आपके पेरेंट और आपके दोनों पेरेंट्स के टिकट की, कि वो सारी बात है। टिकट मीनिंग कि जब आप अपनी डिग्री लेने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स अगर उस हॉल में है तो जारी बात है उनको एक टिकट एलोकेट होता है, तो जब आप यूनिवर्सिटी से उनका टिकट मांगेंगे तो वो एक कंफर्मेशन होगी कि रीज़न क्या उनकी आने की। जहाँ तक बात है एप्लीकेशन की इटसेल्फ, एक बात का ख्याल रखें कि विजिट वीजे में एप्लीकेंट को अपनी चीजें दिखानी होती हैं कि जी क्यों ये वो वापस जाएंगे अपनी होम कंट्री में और किस तरीके से उनकी फैमिली एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस बड़े स्ट्रांग है पाकिस्तान के अंदर। 85% जो रीजन होती है, या ऑलमोस्ट 90% जो विजिट वीजा की रिफ्यूजल की रीजन होती है कि लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो वो लगाते हैं मैच नहीं करती उनकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के साथ जो वो एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं। और मैं इतनी दफा देखता हूँ, तो उसका इशू ये है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो 6 महीने की लगा रहे हैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना होगा कि जी खर्चे पानी मेरे किस तरीके से चल रहे हैं घर में, और जो आपकी मंथली खर्चे उनको बड़ा क्लियरली कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करना होगा। बिकॉज देखें, जो बंदा एक एफ्लुएंट और एक अच्छी जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, होम ऑफिस का व्यू ये है कि जी वही लंदन जाके छुट्टियां गुजारेगा और फिर वो वापस आएगा। बिकॉज जो बंदे को अपनी मुश्किल है रहने की, मंथली बेसिस पे उनकी कोई डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो वो लंदन कैसे जाएगा। ऑफ कोर्स पेरेंट्स फिर भी एक हद तक जा सकते हैं, बिकॉज जो यहाँ सेटल्ड बच्चे हैं वो बोल सकते हैं कि जी ये जो मेरे पेरेंट है मैं उनको पैसे भिजवा रहा हूँ और वो इसलिए आ रहे हैं। लेकिन आप तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट लाइकली आपकी जितनी फाइनेंशियल आप समझ ले सपोर्ट है वो फादर से आ रही होगी। तो कहने का मतलब है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और लोग बस कभी कभी लगा देते हैं पैसे डाल के अपनी बैंक स्टेटमेंट, नॉट रियलाइजिंग कि होम ऑफिस को समझ नहीं आती कि बैंक स्टेटमेंट इतनी ज्यादा कहाँ से आ रही है। आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है ट्रांजैक्शंस, स्पेशली अगर कोई लार्ज डिपॉजिट की है नियर
ट्रैवलिंग के, तो वो पूछते हैं कि जी एकदम ये पैसा कहाँ से आया, तो वो एक्सप्लेनेशन एज लॉन्ग एज आप दे दें तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर फिर भी होम ऑफिस वीज़ा रिफ्यूज़ करता है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप उसको फिर चैलेंज कर सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, एंड आई हैव सीन केसेस जिसमें विजिट वीज़ा प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ओवरटर्न हुए। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हम वही जिक्र कर रहे थे कि जो लोग ओवरस्टेयर हैं और वो जो अप्लाई करते हैं इस टाइप के वीज़ों के लिए, तो नॉर्मली हम उधर बात कर रहे थे कि जी उनको एक कंसर्न ये होती है कि हमें कोई उठा कर न ले जाए जब हम शादी के लिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आप एक फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन कर लें, और कम से कम एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास चली जाएगी, और जब आप शादी कर लें तो उसी आपको नई एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। आप उसी एप्लीकेशन में फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं होम ऑफिस के साथ कि जी ये मैंने अपनी फैमिली प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन डाली थी और अब मेरी शादी होगी। अनलेस आप ऑलरेडी 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और आप फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वैसे भी आप पार्टनर की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ एक बात की मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, अब अच्छी बात है होम ऑफिस ने जो नई पॉलिसी निकाली है रिलेशनशिप की, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया, लेकिन वो अगर एडमिट ना भी करते तो हमारे पास केस लॉ है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इन द बैक एनीवे, कि मैंडेटरी नहीं है कि आप इकट्ठे रहें 2 साल अपनी रिलेशनशिप में। काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि यू आर इन अ सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप, लेकिन मेजर वजूहात की वजह से आप साथ नहीं रह सकते, और अब होम ऑफिस की नई पॉलिसी गाइडेंस ने इस चीज़ को रिकग्नाइज भी किया है कि वो कहते हैं कि अगर आप 2 ईयर की रिलेशनशिप की बेस पे डाल रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप साथ रह रहे हो, एज लॉन्ग एज आप हमें जस्टिफिकेशन दे सकें कि अगर आप साथ नहीं रह रहे रिलेशनशिप के अंदर तो क्या उसकी वजह है। जो कि टू बी ऑनेस्ट इस पॉलिसी गाइडेंस की जरूरत नहीं थी, बिकॉज एक कोर्ट का केस भी ऐसी के ऊपर जिसमें जज ने बोला है कि जब आप 2 ईयर की रिलेशनशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं एज अ पार्टनर, मैंडेटरी नहीं है कि वो 2 साल आप इकट्ठे रह रहे हैं। तो इवन बिफोर द चेंज इन पॉलिसी आई बीन यूजिंग दिस, और अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैंने अक्सर लोगों को बोला है कि 2 साल रहना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अगर आप 2 साल नहीं रह रहे तो फिर जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है उसको बड़े सख्त अंदाज में स्क्रूटनाइज किया जाएगा, होम ऑफिस से भी और बाद में कोर्ट में भी अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके बात करें, ताकि वो आपको बता सकें कि आया आपकी रिलेशनशिप अपेंडिक्स FM की मीनिंग में आती है, यानी अगर आप लोग इकट्ठे नहीं रह रहे बट यू स्टिल इन अ रिलेशनशिप। वो डिपेंड करता है कि क्या रीजन थी कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते। अब तो ये बात आ जाती है जो मैं मिथ्स की बात की थी। हाँ, एक और बात मैं यहाँ लगे हाथों बोल देता हूँ, क्योंकि हम फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बात करें और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। एक कॉल भी आई, हम उनकी भी कॉल ले लेते हैं और साथ हमें गुफ्तगू अपना सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। तारिक भाई, जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं जो है यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे हूँ, तो मेरा अगले साल जो है वो इंडेफिनिट भी हो जाएगा। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि क्या मैं अपनी सिस्टर्स को बुला सकता हूँ पाकिस्तान से किसी हवाले से, और क्या क्या उनमें है, मैं किस तरीके से बुला सकता हूँ विजिट के लिए? क्या रिक्वायरमेंट्स हो गए? जी विजिट के लिए। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। देखें, अगर आप अपनी सिस्टर को विजिट पे बुला रहे हैं दैट्स फाइन, क्योंकि जब लोग यहाँ से स्पॉन्सरशिप भेजते हैं तो बहुत कम, मेरे ख्याल से 100 में से 2 होंगे कि वो स्पॉन्सरशिप की बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें कि जी आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट से हम खुश नहीं हैं। बिकॉज नॉर्मली जो लोग स्पॉन्सरशिप भेजते हैं वो ये भेजते हैं कि जी हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करके देंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम फाइनेंस भी उनका पे करेंगे, बिकॉज जारी बात है आपके पेरेंट्स हैं, रिटायर्ड हैं, तो अगर आप यहाँ अच्छी तरह से गुजारा कर रहे हैं, इट्स नो हार्म कि आप बोलें कि ट्रिप का जो मेरे पेरेंट्स का खर्चा है वो भी मैं ही उठाऊंगा। जहाँ तक बहन की बात आती है, जारी बात है कि एज पे बड़ा डिपेंड करता है उनकी, कि अगर बहुत छोटी है तो आप कह सकते हैं कि सारा ट्रिप मैं ही अफोर्ड करके दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है, मीनिंग कहीं टीचर हैं और अपना खर्चा खुद उठा रही हैं, थोड़े फादर सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी उनको मेहनत करके अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बिकॉज उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी ये मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, और ये एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि क्यों वो लंदन जा रही हैं और क्यों ये सपोर्ट वो इस ट्रिप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। बिकॉज उनको कंसर्न ये होता है कि जो बंदा बड़ी एवरेज जॉब कर रहा है या ऐसी जॉब नहीं कर रहा जिसमें दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, तो उनको डर ये होता है कि यूके आके वो बंदा वापस नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो स्क्रूटनी है वो बड़ी हाई होती है
सिंगल वुमन की, स्पेशली जो सिंगल वुमन पाकिस्तान से आती हैं, जो जो खवातीन हैं, उनकी स्क्रूटनी वैसे भी बड़ी हाई होती है होम ऑफिस की तरफ से, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द केस लॉ एज वेल। तो व्हेन आई से केस लॉ एज वेल, क्योंकि उनको पता है कि जो खवातीन होती हैं पाकिस्तान में वनरेबल कैटेगरी में आती हैं, तो उनको ये कंसर्न होता है कि जी यहाँ आके फिर वो कहीं वीजा अप्लाई ना कर लें। तो दे वांट टू मेक श्योर कि द लेडी हु इज कमिंग ओवर, यानी कि जो एप्लीकेंट है, वो वनरेबल नहीं है, बड़ी एफ्लुएंट है और बड़े अच्छा खाता पीता उनकी फैमिली और उनका अपना रख रखाव है, ताकि कल वो अगर आके असाइलम भी करे तो वो कहें जी आपने तो अपनी एप्लीकेशन में ये बोला था, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। तो इसलिए वो एक रेड फ्लैग होता है। तो काफी ज्यादा उनको अपने डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे प्रूव करने के लिए कि कितना अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान में रह रही हैं, बड़ा इजी लाइफस्टाइल है उनका, उनको कोई यहाँ शौक नहीं है आके पक्का रहने की, वो विजिट पे फिर वापस चली जाएंगी। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ऑफ कोर्स उसमें फिर काफ़ी और चीज़ें आ जाती हैं कि अगर वो जॉब कर रही हैं या पढ़ रही हैं तो जी पढ़ाई में अर्ज होगा, और अगर जॉब कर रही हैं तो जी अगर पेंशन वाली जॉब है या एक कैरियर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको बीच में बतानी होती हैं। कभी कभी होता है बहनों का पेरेंट्स की देखभाल कर रही होती हैं, उनकी अपनी फैमिली उधर होती है और वो अकेली आ रही होती है, तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को ड्राइव करते हैं, और बताना होता है आपको कि हाँ जी ये वापस भी जाएंगी। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी जी। एक दोस्त है मेरा, वो तो अभी जॉब पे है लेकिन परेशान है, और बच्चों का केस डाला हुआ है। तकरीबन 10 जनवरी को उनके बच्चों के फिंगर हुए हैं ना 10 ईयर रूट में, तो स्टिल वेट कर रहा है वो। तो उसने मुझे कहा कि आप प्लीज तारिक भाई से पूछ ले मेरे लिए। ओके, देखें इस वक्त मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि अगर साल से पहले कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बिल्कुल ना लगाएं। सिंपल इज दैट। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर उससे पहले वीजा आ गया तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, और अगर उस टाइम के दौरान आया या उसके करीब करीब आया तो फिर आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जब हालात चेंज होंगे तो देखेंगे, लेकिन अगर इस वक्त आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, 8 to 14 मंथ्स ऑन एवरेज मैं लोगों को कह रहा हूँ, इवन अप टू 10 मंथ्स एटलीस्ट। अब वो वाले जमाने चले गए कि आप बोलें 6 महीने बाद जी मैंने एप्लीकेशन डाली थी, 6 महीने बाद जी मेरा जवाब नहीं आया। कोई चांस नहीं है। जो इस वक्त होम ऑफिस के ऊपर प्रेशर है काम का, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिसीजन नहीं ले रहे। जिसके होम ऑफिस के इस वक्त टाइम स्केल क्या है, प्रेशर कितना है, कितनी जल्दी डिसीजन नहीं आ रहे। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपका ट्रैवलिंग का प्लान है और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो फिर प्रीमियम सर्विस करें। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई नो। मैं हाथ खड़ा करके बोलता हूँ, बोलना आसान है लेकिन उसके पैसे देना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑलमोस्ट 800 पाउंड पर एप्लीकेंट है। बट एज अ माइग्रेंट, मैंने कहा ना कि कुछ मुल्कों में रह के ये इश्यूज होते हैं, दैट इज वन ऑफ देम। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे पूछना था आपसे, 1 मिनट आपको, जस्ट 1 सेकंड के लिए। जी, मुझे पूछना था कि मेरे भाई को मुझे स्पॉन्सर करना है, और सीधी सी बात है, ही हैव अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, और उनकी फैमिली वहीं पे है। खाली मुझे हॉलीडेज पे बुलाना है उन्हें, और बस फिर वापस वो चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? क्या उनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ अपने फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट और मेरा काम, तो क्या ये काफी है या और कुछ चीजें? मेरे पास घर भी है जो आई कैन अकोमोडेट फॉर हिम, तो आप मुझे बताएं प्लीज। बड़ी मेहरबानी। देखिए होता ये एज अ होम ऑफिस, अगर माँ बाप को आप स्पॉन्सर करें तो मुझे समझ आती है। एक मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स एल्डरली होते हैं और वो पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं, तो आप चाहते हो यार मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं पेरेंट्स आए और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उनको पे करने के लिए। भाई का खर्चा देना एज ए रेड फ्लैग मेरी नज़र में होम ऑफिस के लिए, क्योंकि देखें जब होम ऑफिस एक विजिट वीज़ा देख रहा है, वो ये देखना चाहता है कि जी एक शख्स है जो अपनी जर्नी को अफोर्ड कर सकता है। चलो जी आप बोल रही हैं मैं पैसे दे रही हूँ तो ये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन दे ऑल्सो वांट टू नो कि ये बंदे की इंटेंशन जेन्युइन विजिट की और ये वापस आएगा क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कि जी सारा ट्रिप मैं दूंगा, तो वो फिर ये सोचते हैं कि जी एक बंदा जो इतने बुरे हालात में अपने मुल्क में रह रहा है कि वो अपने खुद अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रिप, तो क्यों वो लंदन जा रहा है? अगर आपने उससे मिलना है तो आप उठ के चली जाएं पाकिस्तान। तो वो फिर आपको कोई बड़ा प्लॉजिबल एंड बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी जो आपका भाई है उसकी फैमिली को छोड़ के आप क्यों उसको स्पॉन्सर कर रही हैं यूके के लिए।
व्हाट इज द रीजन। तो वो अगर जो आपकी एक्सप्लेनेशन अगर प्लॉजिबल है तो थोड़ा सा चांस है कि वो वीजा मान लें, अदरवाइज ये रेड फ्लैग होते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो एप्लीकेंट है, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट्स होते हैं, उनकी अपनी फैमिली यूनिट्स हैं, अपनी फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकें इस ट्रिप को। अब अक्सर लोग चीख रहे होंगे नहीं जी मैंने तो पहले किया था, लग गया वीजा। तो वही मैं कहता हूँ ना कि वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज ट्वाइस राइट इन अ डे। तो वही वाली बात आ जाती है कि कभी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाए और वीजा मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर देखें तो ये चीजें जो हाईलाइट होती हैं। तो अगर आप फिर भी पैसे उनके देना चाहती हैं बिल्कुल दे दें, लेकिन वही बात है कि वो रेड फ्लैग है होम ऑफिस की नजर में। देन यू हैव टू कम अप विद अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन कि क्यों आप ये सब कुछ कर रही हैं, उनको वहां क्यों नहीं रहने दे रही, क्यों वो चाहिए आपको कि वो इधर आए, आप क्यों नहीं चली जाती हैं उधर, एंड व्हाई इट इज दैट इंपॉर्टेंट कि वो यहाँ ट्रिप पे आए। अगेन अगर वो एक्सप्लेनेशन होम ऑफिस के लिए प्लॉजिबल है, एक्सेप्टेबल है, वीजा देंगे, अदरवाइज वो नो कर देंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि विजिट वीजे का बड़ा हाई परसेंटेज है पाकिस्तान से रिफ्यूजल का, क्योंकि लोग सही तरीके से एप्लीकेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एंड स्पेशली वन ऑफ द कल्प्रिट इज कि उनकी बैंक स्टेटमेंट सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुई होती। मैं ऐसी बैंक स्टेटमेंट्स देखी हैं जिनमें बड़ा पैसा आ रहा है, यकीन करें 4-4 करोड़ आ रहा है, 2-2 करोड़ आ रहा है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जी ये पैसा कि कुछ 2 करोड़ आ रहा है तो 2.25 करोड़ निकल भी रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो फिर बाद में बताते हैं जी हमारा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, तो ये पैसे वहां से लिए, यहाँ से लिए। लेकिन होम ऑफिस इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। दे वांट बड़ा क्लियर कि हमें बताएं कि ये एक्टिविटीज क्या है आपके बैंक अकाउंट में। तो स्पेशली जब कोई एक्टिविटी नहीं और आप सारे पैसे दे रही हैं तो फिर बहुत अच्छा रीजन होना चाहिए। बट दिस इज हाउ इट इज। आप फिर भी अप्लाई करके देख सकती हैं। अगर बहुत हुआ तो रिफ्यूज होगा, और अगर रिफ्यूज में आप समझते हैं कि जी उसमें कोई मेरिट नहीं है तो फिर आप उसको चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में। बिकॉज एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप होम ऑफिस के हर सवाल का पहले से एंटिसिपेट करके जवाब दे दें और वो फिर भी रिफ्यूज करें, तो एटलीस्ट एक छोटी सी विंडो अवेलेबल है आपके पास कि जी मैं फिर जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस के थ्रू, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू चैलेंज करती है होम ऑफिस के डिसीजन को। बिकॉज एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जी विजिट वीजे पे अपील नहीं है। अपील बिल्कुल नहीं है, राइट ऑफ अपील नहीं है, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप फिर भी कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है जुडिशियल रिव्यू का। और मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी डिसीजंस ओवरटर्न होते देखे हैं। अब वो अलग बात है कि आपके केस का मेरिट क्या है। मेरे ख्याल से एक और कॉलर है, हम इनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी तारिक साहब बोल रही हैं? जी बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें। जी तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे एक तो आपका नंबर लेना है जो कि प्राइवेट हो। मैं इस पे नहीं करना चाहता। जी टू कॉल यू ऑन योर, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन कॉल यू जस्ट आफ्टर द शो सो दैट इसी नंबर पे कर लूं या मोबाइल? मैं आपको उसका तो जवाब दे दूंगा। और कोई सवाल है आपका? नहीं और तो नहीं होगा। सवाल no, I don't have, but I have one specific question. जी and I want to engage you. चल तो मुझे नंबर ऑन एयर देंगे या आपका कोई असिस्टेंट? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें हम लोग जब शो करते हैं ना टीवी के ऊपर, तो एक सर्टेन रेगुलेशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो जारी बात है हम अपना नंबर इस तरीके से नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जरा भी फॉलो करते हैं तो ये शो पिछले आई थिंक 10 साल से इजीली ऊपर से चल रहा है। तो बड़े आराम से आप सोशल मीडिया पे अगर इमिग्रेशन में तारिक की लिखें तो काफ़ी इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से शो के अंदर नहीं दे सकता, हमें उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मेरे ख्याल से हम अपने शो को रैप अप करते हैं। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इमिग्रेशन विद तारिक के टैग से अगर आप सोशल मीडिया पे जाके स्पेशली यूट्यूब पे देखें तो मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके लिए आई होप भी फ़ायदेमंद हो। मेरी तरफ से आप अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच इरफान का जो हमेशा स्टूडियो में बैठ के हमारी मदद करते हैं शो के अंदर। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।